नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। आप जुड़ चुके हैं पीसीएस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। पिछली क्लासों में जो आपने देखा, कंपनी अपनी व्यापारिक महत्वाकांक्षा को साम्राज्य महत्वाकांक्षा की तरफ लेके चली जाती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में एनसीईआरटी की क्लास 7 की जो बुक है उसमें कुछ हेडिंग लगाई थी। क्या हेडिंग है? उसमें एक हेडिंग आई है कि कंपनी अपने व्यवसाय को या अपने व्यापार को किस तरीके से साम्राज्य तक लेके जाती है। आप यहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम से रेफरेंस ले सकते हैं, और बीडी चट्टोपाध्याय की बुक है प्लासी टू पार्टीशन, आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं। और इसके अलावा इग्नू के नोट्स, वहां भी आपको मैं जो पढ़ाऊंगा वो पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो कंपनी यहां व्यापार करने आई थी वो यहां साम्राज्य स्थापित करने कैसे लग गई, वो राजाओं की लड़ाइयों में भाग कैसे ले रही है। उसे समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। क्या फ्लैशबैक होगा? इसमें मुख्य भूमिका रही मुगलों की। मैं आपको एक बात बताता हूं, आधुनिक भारत के इतिहास में जब हम देखें तो मुगलों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है पूरे आधुनिक इतिहास को या आधुनिक भारत के इतिहास को क्रिएट करने में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहा है। तो उसी में सबसे पहली जो कड़ी है जो हमें कंपनी की देखनी है कि कंपनी साम्राज्य तक क्यों पहुंची, उसमें एक रीजन हमें मुगल साम्राज्य के पतन का भी मिलेगा। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? पहला कारण था अयोग्य शासक। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो आने वाले जो शासक हैं वो आयाराम गयाराम वाले शासक थे, और दरबारी षड्यंत्रों में वो इतने ज्यादा घिरे हुए थे। शासक नहीं था, कुलीन वर्ग शासक थे वहां। शासक सिर्फ एक मोहरा था। ये इतनी ज्यादा चीजें बढ़ने लगी कि इस शासक का महत्व कम होने लगा और सेनापति और प्रांतपति का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि उस समय 20 सूबे थे मुगलों के। 20 सूबे या प्रांत इन्हें हम कहते हैं। इनके प्रांतपति होते थे और इन प्रांतपतियों को यह स्वतंत्रता थी कि वहां के निजामत के और दीवानी जितने भी अधिकार हैं वो आपके पास रहेंगे। इन्होंने जैसे ही मौका देखा, ये जो प्रांत थे, इन्होंने जब भी मौका देखा कि राजा अयोग्य है, इसमें शक्ति नहीं है, इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया प्रांतपतियों ने। ऐसे ही प्रांत की एक कहानी है हैदराबाद। ऐसे ही एक प्रांत है बंगाल। ऐसा ही एक प्रांत है अवध, और भी बहुत प्रांत हैं। तो जो नए नए प्रांत आए उनको हमने 3 श्रेणियों में बांटा। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी श्रेणी? पहली हेडिंग लगा लेंगे, नए राज्यों का उत्कर्ष। नए राज्यों का उदय। पहला, उत्तराधिकारी। राज्य। दूसरा, स्वतंत्र राज्य। तीसरा, नए राज्य। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में। कौन कौन से उत्तराधिकारी राज्य थे? बंगाल, हैदराबाद और अवध। उत्तराधिकारी वो राज्य हुआ करते थे जहां मुगलों के प्रांतपति शासन करते थे और मुगलों के ही नियंत्रण में ये रहते थे। दूसरे राज्य कौन से थे? दूसरे राज्य थे स्वतंत्र राज्य। ये वो राज्य थे कि मुगलों ने हथिया तो लिए थे, इन पे अटैक करके इनको अपने नियंत्रण में तो कर लिया था, लेकिन वहां के प्रशासकों को ये बोल दिया था कि आप वहां शासन करते रहे और उसका टैक्स हमें देते रहें। तो ऐसे राज्यों में कौन थे? स्वतंत्र राज्य कौन से थे? जैसे मैसूर, केरल और राजपूत राज्य, जो राजस्थान वाला एरिया था। ऐसे ही राज्य कौन से राज्य कहलाए? स्वतंत्र राज्य।
जैसे केरल में मार्तंड वर्मा का शासन रहा, यहाँ सवाई जयसिंह ने शासन किया था। तो ये वो राज्य थे जो हथिया तो लिए थे मुगलों ने, लेकिन जैसे ही देखा कि भाई दरबारी जो शासक हैं वो उतने योग्य नहीं है, तो इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये कौन से राज्य बने? स्वतंत्र राज्य। तीसरे टाइप के जो राज्य बने वो बने नए राज्य। जो नए बने क्या? पंजाब, दूसरा पंजाब, मराठा, जाट और रोहेल या वंगस। ये वो राज्य थे जो नए राज्य के रूप में उदय हुआ जिनका। आज की कहानी जो है, आज की जो पूरी क्लास है वो बंगाल और हैदराबाद को लेकर चलेगी। बंगाल में क्या हो रहा है और हैदराबाद में क्या हो रहा है उसकी तरफ चलते हैं। हैदराबाद की यदि हम बात करें तो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? ये जो आप स्क्रीन पे नाम देख रहे हैं इसका नाम है निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क आसफ जा। इसके आसफ जा बनने की भी एक कहानी है, कैसे बनाया आसफ जा या कैसे इसने स्वतंत्र हैदराबाद जो राज्य है उसकी स्थापना कर दी। दरअसल ये व्यक्ति जो है वो मुगलों का सूबेदार था और 1713 में इसको दक्कन का सूबेदार बना के भेजा जाता है। दक्कन प्रांत भारत का, ये आप देखें तो इस वाले प्रांत में यहाँ ये सूबेदार बना के भेजा जाता है। ये वही दौर है 1713 से लेके और 1717 और 19 तक का, जब मुगल जो पूरा दरबार था वो षड्यंत्रों में घिरा हुआ था। षड्यंत्र बहुत ज्यादा चलते थे और राजा को हटाना, राजा को मारना, ये सब आम बात हो गई थी। इसी क्रम में जब ये मुगल कमजोर होने लगे तो इस व्यक्ति ने अपनी जो निजामत है वहां स्थापित करनी शुरू कर दी। कहां? दक्कन में। अब दक्कन में ये खुद को स्वतंत्र राजा की तरह पेश करने लगा। उस समय जो शासक बना 1719 में एक नया शासक गद्दी पे बैठा था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने जब देखा कि यह व्यक्ति स्वतंत्रता से काम कर रहा है और मुगलों के अंडर में नहीं आ रहा है, तो उसका एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुवारिस खान। क्या नाम था? मुवारिस खान। तो मुवारिस खान को मोहम्मद शाह ने भेजा कि जाके तुम इस निजाम उल मुल्क को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ। जब ये यहां से गया मुवारिस खान तो इसे पता नहीं था दक्कन का क्या मामला है, लेकिन ये तो पहले से वहां बैठा हुआ था। ये बंदा बहुत खतरनाक था। इसी का नाम चिनक्लिस खान भी है। इसका नाम चिनक्लिस खान भी है। चिनक्लिस खान ये खतरनाक बहुत था। तो जैसे ही ये मुवारिस खान पहुंचा दक्कन में, एक जगह पड़ती है जिसका नाम था सकूर खेड़ा। क्या नाम था? सकूर खेड़ा। सकूर खेड़ा पे इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो सकूर खेड़ा जगह है दक्कन में, वहां चिनक्लिस खान और मुवारिस खान की लड़ाई होती है और इस लड़ाई का नाम बोला जाता है सकूर खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? सकूर खेड़ा का युद्ध। 1724 की यह बात है। इस लड़ाई में चिनक्लिस खान जीत जाता है और मुवारिस खान को मार देता है। जब ये बात मोहम्मद शाह को पता चली कि चिनक्लिस खान ने मुवारिस खान को मार दिया, तो उसका दृष्टिकोण इसके प्रति कड़ा होने की बजाय नरम हो गया। ऐसा इसलिए कि खुद भी मोहम्मद शाह एक कायर ही राजा था। उसे पता था कि यह बहुत खतरनाक है। उसने एक टेस्ट ड्राइव के लिए भेजा था कि क्या पता दबा लूं तो दबा ही लूं। होता है ना, जब सामने वाले को हम दबाना चाहें और वो उल्टा हम पे भारी पड़ जाए तो हम फिर बिल्ली बन जाते हैं। तो उसने कहा कि यार हम तो वैसे मजाक कर रहे थे, मजाक मजाक में इसे भेज दिया था। तुम तो हमारे आसफ जा हो। क्या नाम क्या है? क्या हो तुम हमारे? आसफ जा। आसफ जा उस समय सेनापति को भी कहते थे। जो ईरानी और तुरानी ग्रुप से जो लोग आते थे उनके सेनापतियों को आसफ जा कहा जाता था। तो इसे आसफ जहा की उपाधि देकर इसने हैदराबाद का निजाम बना दिया। और बात कब की है? 1724 की। इस तरीके से निजाम उल मुल्क या आसफ जा ने हैदराबाद की स्थापना तो कर दी, लेकिन
ये वो दौर है जब मराठों का वर्चस्व हर जगह था, तो यहां भी होगा डेफिनेटली। तो मराठों की जब सेना चलती थी तो किसी को भी धो देती थी। बात 1728 की है। कब की? 1728। 1728 में बाजीराव प्रथम, जिन्हें कहते हैं हम पेशवा बाजीराव प्रथम, वो जब पूरे भारत विजय की एक महत्वाकांक्षा लेके आगे बढ़ रहे थे, उसी में दक्कन भी पड़ा सामने। और दक्कन जब पड़ा तो वहां एक युद्ध होता है जिसका नाम था पाल खेड़ा का युद्ध। क्या नाम था? पाल खेड़ा का युद्ध। इस युद्ध में निजाम को इन्होंने ठीक से धोया, और जब ठीक से धो लिया तो फिर उनसे कहा कि अब चुपचाप चौथ भी पहुंचाते रहना। चौथ और सरदेशमुख ये दो प्रकार के कर थे मराठाओं के, जो वो अपने आसपास के जितने भी राज्य थे या प्रांत थे उनसे वसूलते थे, और नहीं दोगे तो उन पे अटैक करते रहते थे। तो यहां एक संधि होती जिसका नाम था मुंशी शिवगांव की संधि। शिवगांव की संधि। ये बेचारा शासन करता रहा, अभी भी उसको छोड़ दिया कि ठीक है तुम शासन करो, चौथ वध देते रहना। लेकिन फिर 1739 में 1739 में जब ये निजाम था हैदराबाद का, अब नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। नादिर शाह ने आक्रमण किया। कहां? दिल्ली पे। तो जब मराठों ने इसे धोया था तो इसके दिमाग में एक बात आई कि मुगलों से बना के रखते हैं ताकि हमारी जो सेना है वो मजबूत रहेगी। इसलिए इस टाइम यानी 1739 में इसकी जो संधि थी मुगलों के साथ बनी हुई थी, और जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो ये यानी निजामुल मुल्क नादिर शाह से भिड़ गया। हरियाणा के पास एक जगह है जिसका नाम है करनाल, क्योंकि उस समय शासक दिल्ली पे कौन था? मोहम्मद शाह था। तो हैदराबाद के निजाम ने 1739 में हुए इस करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह का साथ दिया। अब जब इसने ये साथ दिया, हालांकि नादिर शाह ने जम के मोहम्मद शाह को और दिल्ली को लूटा और तख्ते ताउस को कोहिनूर हीरा यहाँ से सब ले गया, लेकिन इसकी एक सत्ता स्थापित तो हो गई थी कि भाई जो दक्कन का नवाब वो बीच बिचौलिया कर सकता है, क्योंकि ये दूसरे के युद्ध में भाग ले रहा है। ये तो बच के आ गया था वहां से। अब जब ये यहाँ आया तो कंपनी, जो इस समय मैं आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था 1740 का जब टाइम था, तो वहाँ जब यूरोप में लड़ाइयाँ चल रही थी उसमें ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे, तो भारत में कंपनी ये सोच रही थी कि भाई इस व्यक्ति में क्या है, अच्छी ताकत है, तो ये हमारे बीच में मध्यस्थता कर सकता है। इसलिए इन्होंने निज़ाम की तरफ अपना मुंह देखा था, क्योंकि निज़ाम में इतनी शक्ति थी कि वो किसी भी राजा को बिठा सकता था और किसी भी राजा को हटा सकता था। इसी ने अनवरुद्दीन को सत्ता पे बिठाया था कर्नाटक की पे, तो डेफिनेटली इसमें इतनी पावर तो है कि ये किसी को सत्ता पे बिठा रहा है, हटा रहा है। तो कंपनी ने इसके रहते हुए तब तक तो कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब 1748 में इसकी हो जाती है मृत्यु, तो कंपनी ने अपना हस्तक्षेप बढ़ाना शुरू किया। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से कर्नाटक युद्ध हुए, उसके पीछे की कहानी क्या थी, हैदराबाद का निजाम कैसे निकल के आया, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कैसे हुई, चिनकिस खान का क्या महत्व था, मुगलों से वो कैसे आजाद हुआ, और हैदराबाद एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में कैसे सामने आता है।